नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी हिस्सा। जनजातीय ग्राम विजन 2030 की संकल्पना तैयार करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। बिहार के तरैया में अमित शाह ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। बिहार में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार बनाने की कही बात। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट, हर्ष सांघवी बने उप मुख्यमंत्री। 20 से अधिक विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रबाबा जडेजा भी मंत्रिमंडल में शामिल। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सल प्रभाव से मुक्ति की राह पर अबूझमाड़ का अधिकांश हिस्सा। नासिक में पहली बार तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL नासिक को बताया भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला मजबूत पिलर। कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक। और त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का विशेष इंतजाम। रेलवे चलाएगा लगभग 228 पूजा स्पेशल ट्रेन। दिवाली छठ पर यात्रियों की सुविधा पर उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम। और समाचार विस्तार से। बिहार में चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छपरा के तरैया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में NDA की बहुमत की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में NDA ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और इससे पहले अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। बिहार चुनाव में राजद नेता और भोजपुरी गायक केसारी लाल यादव ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि छपरा का विकास उनकी मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जैसे मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, वैसे ही छपरा के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें। राजद नेता ने कहा कि वे किसी का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। जहां तक विकास का बात है तो मैं अब कोशिश करूंगा कि सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बदले और पूरा बिहार का एक ऐसा चेहरा हो ताकि दुनिया देखे तो कहे कि हाँ यार क्या बिहार था और क्या से क्या हो गया। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के पटना, जहां गृह मंत्री अमित शाह बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। खगोल शास्त्र, भूमिति, गणित, आयुर्वेद, कई प्रकार की विधाओं में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हुई।
आजादी के आंदोलन को भी उठाकर देखे तो चंपारण का सत्याग्रह हो या यहां इस भूमि से निकले हुए राजेंद्र बाबू, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, कई सारे योद्धाओं ने, स्वतंत्र सेना संग्राम के योद्धाओं ने, भैया हो गए आप बैठ जाओ, यहीं रहकर खड़ा रहने वालों, नया फोटो क्या मिलेगा आपको, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहीं से निकले स्वतंत्रता सेनानियों ने एक निर्णायक मोड़ हमारे स्वातंत्र्य संग्राम को दिया और आजादी मिलने के बाद इंदिरा जी की सत्ता पिपासा ने आपातकाल नाम का एक गहरा जख्म जब हमारे लोकतंत्र को देने का प्रयास किया, यही भूमि से जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ी और विजय भी प्राप्त की। तो आजादी से लेकर कई सालों तक बिहार का देश के राजनीतिक जीवन में, देश के समाज जीवन में, देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। मगर आज मैं जब आया हूं तब पुरानी थोड़ी बात याद कराने आया हूं। हम सब ने सोचना पड़ेगा कि क्या हो गया वो उज्जवल इतिहास वाले बिहार को कि बिहार चलते 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 बीमारू राज्य में गिनती हो गया। जो बिहार कभी देश के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष दिया करता था, सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबूजी को दिए थे, जिस बिहार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र पर जो हमला हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व बिहार ने किया था, वो बिहार अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक बीमारू राज्य के रूप में, एक पिछड़े राज्य के रूप में देश भर में, दुनिया भर में जाना गया। आज भी जो लोग विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का आकलन का काम करते हैं, वो सभी एक विषय पर एकमत है कि बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में श्रेष्ठतम है। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है और बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बनकर रह गया। कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 15 साल के जंगल राज में ही बिहार ने गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को गवाया। ईस्वीसन पूर्वे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो बैठा। आप कल्पना करिए कैसे 15 साल होंगे। यहां कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं देखा होगा। पूछेगा किसी
घर के बड़ों को कि किस प्रकार का शासन दिया था लालू रबड़ी की जोड़ी ने। करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में नहीं देखी। तो आप ये सीधा प्रसारण पटना से देख रहे थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसी सरजमीन रही है कि जहां के लोग बहुत ज़्यादा मेहनतकश हैं, वहां की ज़मीन इतनी उपजाऊ है और कई ऐसे बुद्धिजीव वहां पर पैदा हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि बिहार की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है, एक तरह से थम सी गई। और ये 15 सालों में जिस तरह से जंगल राज जब यहां पर हुआ तो ये इस तरह की धीमी गति बिहार में हो गई और अब जनता को तय करना है कि जनता को वही राज चाहिए या बिहार की तरक्की और विकास चाहिए। तो और इसके साथ ही यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नकदी, ड्रग्स, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों और सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत अन्य आयुक्तों ने एजेंसियों को चुनाव के दौरान सक्रिय और समय रहते कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। बैठक का उद्देश्य चुनावों के दौरान नकदी व अन्य प्रलोभनों के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने की विस्तृत रणनीति बनाना था। सीबीआई, ईडी, डीआरआई, आईटी, पुलिस, बीएसएफ, आरबीआई व अन्य विभागों के अधिकारी इसमें शामिल हुए। एजेंसियों ने चुनाव आयोग को अपने अनुभव, तैयारियों और प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी दी। आयोग ने सभी एजेंसियों से आपसी सहयोग और सूचना साझा करने पर जोर दिया। बैठक में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाने की बात कही गई और साथ ही आयोग ने एजेंसियों को बिहार की सीमा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और तस्करी की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। आयोग ने इस बार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने के निर्देश दिए ताकि बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट ने आज शपथ ली। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गठित इस नई कैबिनेट में 20 से अधिक विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में पुराने और नए चेहरों का संतुलित मिश्रण देखने को मिला। बीजेपी ने इस फेरबदल के जरिए युवा जोश और अनुभवी नेतृत्व का संतुलन साधने की कोशिश की है और साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। हर्ष भाई संघवी ने सबसे पहले शपथ ली। उन्हें गुजरात सरकार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो वहीं जीतू भाई वघानी, नरेश भाई पटेल, डॉक्टर प्रधुमन भाई वाजा, रमन भाई सोलंकी और अर्जुन भाई मोडवाडिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है और इसके अलावा ईश्वर सिंह पटेल, प्रफुल्ल भाई पंचेरिया और मनीषा बेन वकील ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में शपथ ग्रहण की और इसके अलावा कांति भाई अमृतिया, रमेश भाई कटारा, दर्शना बेन वाघेला, कौशिक भाई वेकारिया, संजय सिंह महिडा, स्वरूप जी ठाकुर, रिबाबा जडेजा, पूनम चंद्र बरंडा, प्रवीण भाई माली, जयराम भाई गामित और त्रिकम भाई छंगा और कमलेश भाई पटेल ने भी शपथ ली। करीब 7,000 लोगों की मौजूदगी में हुआ यह समारोह गुजरात की राजनीति में नई दिशा और नई ऊर्जा का प्रतीक बन गया है।
हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को आज 1 साल पूरे हो गए हैं और इसी के साथ हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल भी पूरा हो गया है। और इस मौके पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए विकसित हरियाणा बनाने के लिए तिगुनी गति से काम हो रहा है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष पूरा हुआ है। मैं आज इस अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को इसके लिए हृदय से हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। केंद्र की मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के पूरा होने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज कुल 210 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में सेंट्रल कमेटी सदस्य समेत कई बड़े और इनामी कमांडर भी शामिल हैं। इन नक्सलियों ने AK-47 और इंसास जैसे 153 अत्याधुनिक हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंपे। गृह मंत्री बार बार दोहराते रहे हैं कि अगले साल 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा और इस प्रण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी पुनर्वास नीतियां बनाई हैं और इन नीतियों के अंतर्गत नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल कर एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया जा रहा है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये दिन केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज जो भटके हुए हमारे अपने बीच के लोग थे, अपने भाई थे, अपनी बहन थी, जो भटक गए थे और विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए थे, ऐसे 210 टॉप से लेकर नीचे तक अपना हथियार हमारे समाज के प्रमुख मांझी, चालकी, मेंबर इनके समक्ष अर्पित करके आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का उन लोगों ने निर्णय लिया है। तो उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक स्थित नए उत्पादन केंद्र से तेजस LCA-MK-1A लड़ाकू विमान का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने LCA-MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन और HTT-40 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया और इस दौरान रक्षा मंत्री ने HTT-40 ट्रेनर LCA तेजस मार्क 1A के लिए HAL विनिर्माण सुविधा का भी दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्पादन लाइन का उद्घाटन के साथ साथ कर्मचारियों और अधिकारियों से भी मुलाकात की, जहां रक्षा मंत्री को तेजस के साथ उनकी फोटो वाला फ्रेम भी मोमेंटो के तौर पर उन्हें भेंट किया गया। और इस उत्पादन से भारतीय वायुसेना की समग्र शक्ति और क्षमता में वृद्धि होगी। राजनाथ सिंह आज इन लड़ाकू विमानों की पहली उड़ान के गवाह बने। उन्होंने कहा कि आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। राजनाथ सिंह ने नासिक डिवीजन में निर्मित सुखोई 30, LCA और HTT-40 विमानों की सराहना की और कहा कि ये वही ब्रह्मोस हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने घरेलू रक्षा विनिर्माण को 65% तक पहुंचाया है और हम इसे बहुत जल्द 100% तक ले जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बने बिना हम कभी भी सच्ची शक्ति नहीं बन सकते। मुझे जानकर भी बेहद खुशी हुई है कि नासिक की टीम ने सुखोई 30 पर ब्रह्मोस मिसाइल की एस्टेब्लिशमेंट का एक महत्वपूर्ण काम किया है। यह वही ब्रह्मोस है मेरे साथियों, यह वही ब्रह्मोस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया था। और जब इस नई प्रोडक्शन लाइन के उद्घाटन के साथ यहां मेड इन इंडिया फाइटर्स एंड ट्रेनर्स के प्रोडक्शन का भी एक नया युग शुरू हो रहा है। साथियों, ये कैंपस मैं मानता हूं कि एक महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है। बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं, यह हमारा संकल्प है। भारतीय रेलवे शनिवार से त्योहार में होने वाली भीड़ को देखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत करेगी और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 228 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये अस्थायी, सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें विशेष सेवाएं प्रदान करेंगी और इस पहल का उद्देश्य अवकाश और त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त क्षमता और सुविधा प्रदान करना है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया भारत के दौरे पर हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की अपनी समकक्ष से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया का स्वागत कर प्रसन्नता हुई। हमारी चर्चा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार, विकास, सहयोग और मछुआरों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई। करीबी पड़ोसियों के रूप में हमारा सहयोग दोनों देशों की जनता और साझा क्षेत्र की समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में एसोचैम ने वार्षिक सम्मेलन और 105वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधार 2.0 गतिशीलता का भविष्य विषय पर वर्चुअल मोड के जरिए संबोधित किया। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार हो रहा है। The Indian economy is growing. It is only because of the people like you who contributes our country, particularly in the development in the economic area, because of your initiative. The dream of our Prime Minister to make Indian economy of $5 trillion and the third largest economy in the world. This is to be the target given by the Prime Minister to all of us. The Atmanirbhar Bharat, Vikasit Bharat is the mission. नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में उद्योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि ये समय है कि हम न केवल उद्योग और सेवा क्षेत्र में बल्कि कृषि में भी सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान का उपयोग करें, जो बेहद महत्वपूर्ण है। In Atmanirbhar Bharat mission, the role of industry is very important. In our GDP growth, particularly 22 to 24% contributes from manufacturing sector, 52 to 54% from the service sector, and 12 to 14% from the agriculture and allied sector. This is the time for us that we need to use the best technology, innovation and research in not only in industry and service sector, but at the same time the agriculture, which is equally important. I am really happy that today in our particular economy, our mission is to increase our export and reduce our import. जीएसटी सुधारों का साफ असर न सिर्फ ग्राहकों बल्कि बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अंग्रेजी अखबार की खबर को साझा किया है, जिसमें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से लिखा गया है कि जीएसटी सुधारों और त्योहारी सीजन की मांग के चलते सितंबर में यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। सितंबर में यात्री वाहन डिस्पैच 4% से बढ़कर 3,72,458 यूनिट पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 3,56,752 यूनिट था। दोपहिया वाहनों की बिक्री 7% से बढ़कर 21,60,889 यूनिट रही, जबकि पिछले वर्ष सितंबर में ये 20,25,993 यूनिट थी। तो वहीं तिपहिया वाहनों की डिस्पैच में 5.5% की वृद्धि हुई है और ये 84,077 यूनिट पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 79,683 यूनिट था। बांग्लादेश की संसद के आसपास का इलाका हिंसक झड़प में बदल गया, जब जुलाई फाइटर्स ने जुलाई राष्ट्रीय चार्टर पर हस्ताक्षर से पहले रैली निकालने की कोशिश करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों में 2024 की जुलाई क्रांति में घायल लोग और शहीदों के परिवार शामिल थे। प्रदर्शनकारी संसद परिसर के पास मणिक मियां एवेन्यू पर धरना देने पहुंचे। उनकी मांग थी कि वे तब तक नहीं जाएंगे कि जब तक उन्हें जुलाई घायल नायक के रूप में आधिकारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। और इस बीच सुरक्षा बलों ने संसद में प्रवेश को रोकने के लिए बैटन चार्ज किया और 3 राउंड ग्रेनेड दागे। और इसका जवाब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन के तोड़फोड़ और अस्थायी स्वागत क्षेत्र में आग लगाकर दिया। और सैन्य, आरएबी, बीजीबी, एसडब्ल्यूएटी और पुलिस को तुरंत तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों का एक हिस्सा रापा प्लाजा, धान मोंडी और 27 के पास सड़क जाम करने के लिए फिर इकट्ठा हुआ, जिससे इलाके में भीषण ट्रैफिक जमा हुआ। ये घटनाक्रम जुलाई नेशनल चार्टर के हस्ताक्षर समारोह से कुछ घंटे पहले हुआ, जिसमें चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की उपस्थिति तय थी। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुत्कल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। देशी